Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारे साथ बचाइए अपना टैक्स और समझिए टैक्स की सही देनदारी। मैं हूं प्रियंका संभव। कमाई आपकी तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स क्यों ना बचे आपका, और यही जिम्मेदारी है हमारी। साथ ही आपको मिले सही और सटीक सलाह, जिसमें आज मेरी मदद करेंगी cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल है हमारे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले बता देते कि आज क्या कुछ खास टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। हो जाइए खबरदार, रिटर्न भरते वक्त गलत जानकारी देना पड़ सकता है भारी। क्यों और कैसे, बताते हैं आगे। भरिए अपना रिटर्न बहुत सावधानी के साथ, ताकि रिफंड में ना आए कोई दिक्कत। और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि सरकारी कर्मचारी HUF बना सकते हैं या नहीं। तो ये सारी काम की बातें आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि सावधानी से भरिए अपना रिटर्न, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर ये पाया जाएगा कि आपने अपने रिटर्न में अंडर रिपोर्टिंग की है, मिस रिपोर्टिंग की है, गलत जानकारी दी है, तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। प्रीति, तो हमको कहना चाहिए सभी टैक्स पेयर को बहुत बहुत केयरफुली भरिए अपना रिटर्न। बिल्कुल प्रियंका, रिटर्न जो है उस पर पूरा ध्यान रखिए कि आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। CPC जो प्रोसेसिंग यूनिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उन्होंने स्पेशल एडवाइजरी निकाली है, तो इसके चलते बहुत ही ध्यान रखना होगा कि रिटर्न फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो किस तरह की गलती अमूमन हो जाती है जो नहीं करनी चाहिए? कई लोग शायद जानबूझ करके भी ये गलती करते होंगे, तो उनके लिए तो एक कड़ा संदेश है ही कि बिल्कुल भी ना करें। तो वो कौन सी गलतियां करते हैं लोग? देखिए, जैसे आपने कहा, बोथ नोइंगली और अननोइंगली जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि HRA क्लेम्स जो होते हैं वो बहुत ही कई बारी लोग अनश्योर होते हैं, हाउ डज दिस वर्क। अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ या फिर हम को रेंटिंग में हैं, यानी कि जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर में 4 लोग मिल करके रह रहे हैं, अब उस रेंट पेमेंट को कैसे बांटा जाए, कौन HRA क्लेम लेगा, तो इस पे कभी कंफ्यूजन होती है और कभी जो है एक मिसयूज का स्कोप रहता है। तो HRA बहुत ध्यान से क्लेम करिए, बी श्योर कि आपको कितना अलाउंस मिल रहा है और आप कितनी एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा रहा ATC, जिसमें 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस एलिजिबल हैं उनके आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। वो एक्चुअली जो है आपने डिडक्शन आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, तभी लीजिए। और सेक्शन 80G, जिसमें डोनेशंस एलिजिबल होती हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो डोनेट कर देते हैं, बट दे डोंट चेक कि ये वहाँ ये जो डोनेशन है वो 80G के अंडर एलिजिबल है या नहीं। तो फिर रिटर्न भरते समय जो है उसको अगर वो इंक्लूड करते हैं, पैन नंबर देना होता है, बट गलती मत कीजिए। अगर एलिजिबल है, 100% एलिजिबल है, या कुछ केसेस में 50% अमाउंट ही एलिजिबल होता है, तो उसको ध्यान से भरिए। सभी बैंक अकाउंट्स की इंटरेस्ट इनकम को ज़रूर इंक्लूड करिए। और एक बहुत जो कॉमन मिस्टेक रहती है वो ये है कि प्रॉपर्टी जो है बेची और दूसरी खरीद ली, और जो गेन्स हैं वो सारे इन्वेस्ट कर दिए और टैक्स नहीं बनता। तो जो एग्जेम्पशन है कैपिटल गेन्स की, उसको रिटर्न फाइल करने पर ही लीजिए। उसको ये मत सोचिए कि टैक्स नहीं बन रहा है तो मुझे रिपोर्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल, मुझे लगता है प्रीति, आपकी बातों का जो मैं एक सार निकाल रही हूँ कि 2 डूज से बचना चाहिए। दुरुपयोग मत कीजिए, और कहीं पर भी आप किसी भी तरह की दुविधा में हैं, कंफ्यूजन जो प्रीति ने वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो क्लैरिटी लीजिए। हमारे पास अपने सवाल भेजिए, अपने आसपास जो जानकार आपको दिख रहे हैं उनसे सवाल पूछिए और बिल्कुल क्लैरिटी से भरिए। तो दुरुपयोग और दुविधा, इन दोनों से बच करके रिटर्न आपको अपना भरना है। अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। मेरे साथ देहरादून से TK सिंघल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सिंघल जी, स्वागत है आपका। प्रीति खुराना है मेरे साथ, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार मैडम दोनों। नमस्ते। ऐसा है मैडम कि मेरा बेटा जो है सैलरीड पर्सन है, ठीक है। लेकिन F&O और कैश में जो है उसमें उसको काफी लॉस 1.5 लाख के करीब हो गया, ठीक है। और लेकिन अकाउंट मेंटेन नहीं करे। लेकिन मेरे पास ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल है, ठीक है। तो उसको ITR 2 भरना चाहिए कि ITR 3? और एक दोनों में, इनमें ITR में एक क्वार्टरली अक्रूवल पूछते हैं कैपिटल गेन का, लेकिन इसमें नेगेटिव फिगर एक्सेप्ट नहीं करता कंप्यूटर। हाँ, तो जरा सा इसमें आप एडवाइस करा दीजिए।
ठीक है, बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो आप ट्रेडर माने जाते हैं, और ट्रेडर जो होते हैं उनकी बिजनेस इनकम होती है। तो कैपिटल गेन्स को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो भी आपके गेन्स या लॉसेज हैं वो गेन लॉस फ्रॉम बिजनेस है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी होगी, जो कि बिजनेसेस के लिए होती है। एक और बात मैं कह देती हूँ कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो हर साल बदलते रहते हैं, और आपको थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो आपको चेक करना चाहिए कौन सा एप्लीकेबल है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आप ITR 3 भरेंगे, और मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप भरिए। इसका रीज़न ये है कि आपका लॉस है, और जब FNO में लॉस होता है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं बाकी इनकम से। सैलरी इनकम से नहीं कर पाएंगे, बट अगर कोई रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है तो उसमें से वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, और जो भी लॉस बच जाएगा, मान लीजिए 1.5 लाख में से आप 1 लाख सेट ऑफ कर पाए या 50,000 सेट ऑफ कर पाए, तो अगर 50,000 सेट ऑफ किया है तो 1 लाख को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। और अगर अगले साल FNO में प्रॉफिट होता है तो वो लॉस जो है उसके अगेंस्ट नॉक ऑफ हो जाएगा। तो ज़रूर रिटर्न भरिए, और जब आप बिजनेस रिटर्न भरते हैं तो उसका एक फ़ायदा एक और है कि जो एक्सपेंसेस हैं आपके बिजनेस के, आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। और तो इन्हें इस्तेमाल करना ITR 3। प्रीति, बिल्कुल। बिल्कुल कहा। तो सिंगल साहब याद रहे, ITR 3 आपको भरना है इस बार, क्योंकि रिटर्न फॉर्म जैसा कि प्रीति बोल रही है हर साल बदलते हैं, और इस बार जैसा कि आपने बताया आपके बेटे FNO करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडर कैटेगरी में आएंगे और ITR 3 आप भरें। नवीन नायर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते नवीन, पूछिए अपना सवाल। तो PF होता है, उसके अलावा जो अलग इंश्योरेंस होता है, कोई इंश्योरेंस ऐसे जनरल वगैरह जो भी इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो वो हम जब ITR फाइल करते हैं तो जस्ट उसका अमाउंट शो करने से काफी है, या उसके साथ इंश्योरेंस पेपर जो होते हैं वो भी उसके साथ अटैच करने की जरूरत है ITR के साथ? ठीक है, तो देखिए एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो एनेक्चर लेस रिटर्न होती है, खाली फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, और कुछ अटैचमेंट साथ में नहीं जाती है। पेपर रिटर्न जो है बहुत ही कम लोग फाइल करते हैं, इनफैक्ट अलाउड नहीं है पेपर रिटर्न फाइल करना अगर आपकी टोटल इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आप ITR 2, 3, 4, 5, 6 या 7 भर रहे हैं, या फिर आप जो है रिफंड चाहते हैं। तो इन 3 केसेस में आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी होगी, आप पेपर रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और जो आप डिडक्शन पूछ रहे हैं ATC की, तो EPF इंक्लूडेड है, PPF इंक्लूडेड है, और जो बैलेंस आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो टोटल जो है इन तीनों का जितने के लिए आप एलिजिबल हैं ATC में, वो अमाउंट डाल दीजिए, बस टोटल करके डाल दीजिए, और इंश्योरेंस के पेपर्स अपने पास संभाल करके रखिए, प्रूफ ज़रूरी है, उनको एक फाइल में रख दीजिए, कुछ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिलहाल अटैच करके या भेजने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर से KG गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैं जो है सुपर सीनियर सिटीजन हूँ और गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ, और मैंने वो भी ले रखी है, पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम भी ले रखा है, और गवर्नमेंट मुझे मेरी मेडिसिन के ऊपर रिफंड भी देती है, और मैं किडनी का मरीज हूँ। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में ये कह दिया है कि जो सीवियर बीमारियां हैं उनके लिए 1 लाख रुपए का डिडक्शन दिया है, और वो बीमारियों में मेरी किडनी की बीमारी भी आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन दोनों एग्जम्पशंस को लेते हुए क्या सरकार से 1 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? सबसे पहली बात तो क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है स्पेसिफाइड डिजीज है अंडर सेक्शन 80DDB, तो डिजीज डेफिनेटली एलिजिबल है। अब ये देखते हैं कि इस सेक्शन के अंडर क्या क्लेम किया जा सकता है और कैसे क्लेम किया जा सकता है। तो आप क्लेम कर सकते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट के, या जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज, उनके लिए आप एलिजिबल हैं। बट इस बात का ध्यान रखिए, जो अमाउंट इंश्योरर द्वारा कवर्ड है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको रीइंबर्स कर दिया है, वो अमाउंट्स आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट जो भी आपके खर्चे हैं उनके लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। अब इसको कैसे क्लेम करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि कोई फॉर्म अटैच नहीं कर रहा है, बट आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, एक्चुअली अ नेफ्रोलॉजिस्ट, जो कि सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उसके पास DM की डिग्री है विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, उस पर नेम वगैरह सब लिखा होगा,
प्रैक्टिशनर की भी डिटेल्स होनी चाहिए, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1 लाख का फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स है, और फाइनेंशियल ईयर 17-18 में वो 80,000 है। बट अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस कम है, मान लीजिए एक्चुअल एक्सपेंसेस 50,000 है, तो डिडक्शन विल बी 50,000। बेसिकली एक्चुअल एक्सपेंसेस और 1 लाख विच एवर इज लेस, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और अब जेके राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर राव, बिलासपुर से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। प्रीति खुराना है हमारी टैक्स एक्सपर्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा टीडीएस का प्राइवेट कंपनी ने काट दिया था 2011-12 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। वो सैलरी से मेरा डिडक्ट हुआ है कंटिन्यूसली एवरी मंथ। ठीक है। एंड ईयर एंड में उन्होंने बताया कि ये आप फाइल कर दो, इसका हम पेमेंट कर दूंगा बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन वो आज तक पेमेंट नहीं की। ठीक है। इन द मीनवाइल 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरे को रिफंड लेना था, वो रिफंड नहीं दिया है। और वो रिफंड को वो जो टीडीएस काटा था, जो कि मैं रिटर्न भरा था विद टीडीएस काटा बोल के 10 नंबर का साथ में, कंपनी का नाम का साथ में दिया था, जो कि आज तक वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी से रिकवरी नहीं करके वो मेरा डिमांड नोट मेरा ऊपर रेज कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जमा नहीं हुआ है तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कैसे दे पाएगा? जब तक वो फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। डेफिनेटली आपके पास नोटिस आएगा, बट आपके पास अब देखिए बात इतनी पुरानी है तो आप इसको अपील में जा सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक अपील डाल सकते हैं कि आपके पास ये प्रूफ्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि सैलरी स्लिप है जिसमें दिख रहा है कि टीडीएस कटा है, तो प्रूफ्स संभाल के रखिए। अगर आप ये कर सकते हैं कि टीडीएस काटा गया और जमा नहीं किया गया तो आपका केस स्ट्रांग है। डेफिनेटली अपील करिए। इनफैक्ट आप जो टीडीएस कमिश्नर है उनके पास जाइए और उनको बताइए कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं जमा किया। वो एक्शन ले सकते हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट और वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर ये जेन्युइन केस है तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट मिलेगा। और जो रिफंड एडजस्ट कर लिया गया है वो देखिए, वो राइट है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कि वो जो है रिफंड अगेंस्ट ड्यूज एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने किया है। बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैटर को रिजॉल्व करिए। नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं, यानी रिटर्न भरने का सीजन शुरू हो चुका है। जब भी हम रिटर्न भरते हैं और अगर रिफंड बन रहा होता है तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि ये रिफंड जल्दी मिल जाए। लेकिन हम प्रार्थना नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये रिफंड आपको जल्दी मिल सकता है। मेरे साथ प्रीति खुराना है। प्रीति, ये बताइए वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप स्मार्टली भरें अपना रिटर्न और आपको जल्दी से जल्दी रिफंड मिल जाएगा? कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिससे आप बचें। बिल्कुल, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए अगर आप सैलरीड हैं। फॉर्म 16 जैसे कि कई वेबसाइट्स अलाउ करती है, डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए। और इस बार तो आईटीआर 1 में चेंजेस भी हुए हैं तो ब्रेकअप चाहिए होगा फॉर्म 16 से, तो फॉर्म 16 बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 26 एएस जिसमें आपका जितना भी टीडीएस कटा है उसका ब्यौरा आता है और उनसे रिलेटेड जो इनकम्स हैं वो भी इंक्लूड कर लीजिए। किसी एफडी पर आप भूल गए थे ये एफडी है, उस पर टीडीएस कटा है तो उसकी रेलेवेंट इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड कर लीजिए। सभी बैंक अकाउंट्स दीजिए, जितने भी आपके पास हैं जो एक्टिव हैं उनको रिपोर्ट करिए और जो भी आपकी इनकम्स हैं उनका भी ब्यौरा दीजिए। रिफंड का जो अकाउंट है उसको ठीक से मेंशन कर दीजिए और अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको भी इंक्लूड कर लीजिए अपने रिटर्न फॉर्म में। तो ये बिल्कुल मत भूलिए और इन सब का अगर ख्याल रखेंगे तो रिफंड जल्दी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। और अब पुणे से सतीश चंद्र मौर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्ते मौर्य जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, मेरा एक सवाल है कि मैं प्रीवियस कंपनी में काम करता था तो लास्ट मंथ की सैलरी पेंडिंग थी जो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में ड्यू है मिलने के लिए। ठीक है। तो मैं वो जो मुझे सैलरी मिलने वाली है उसके लिए टैक्स अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा हो जा रहा है,
तो उसके लिए जो टैक्स का मतलब ईयर काउंट होगा वो ये करंट फाइनेंशियल ईयर होगा या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा? देखिए, सैलरी नॉर्मली टैक्स होती है ऑन पेड और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो आपका जो एम्प्लॉयर है, हालांकि उसने पे नहीं करी है, बट उनको जो है ड्यू बेसिस पर इंक्लूड करनी चाहिए फॉर्म 16 में और टैक्स काटना चाहिए। तो आप फॉर्म 16 से वेरीफाई करिए कि ये सैलरी जो है इस मंथ की जो इनकम है वो इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अगले साल में ऐड करी जाएगी ऑन पेड बेसिस और उसके बाद उस पर आप टैक्स देंगे। बट घबराइए मत, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना होगा। जैसे कि लगेगा कि अगले साल में 13 महीने की सैलरी है तो टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, और वैसे भी जैसे सरचार्ज का रेट बढ़ गया है, तो इसके लिए आप रिलीफ लीजिए अंडर सेक्शन 89(1), जिसमें आप बच जाएंगे कि खाली इस वजह से टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा क्योंकि इनकम लेट मिली है, तो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। बट चेक करिए फॉर्म 16 को। अगला सवाल गौरव सिंह राठौर का। नेक काम करने जा रहे हैं गौरव। ये होम लोन लेकर अपनी माता जी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें इस पर कोई टैक्स छूट मिल सकती है, और क्या टैक्स का फायदा लेने के लिए ओनरशिप जो है इस प्रॉपर्टी की उन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर करनी चाहिए? देखिए, दो बातें बहुत ज़रूरी है जब भी आप इंटरेस्ट डिडक्शन लेना चाहें। पहली बात कि आप ओनर होने चाहिए, और दूसरी बात आप बोरोवर होने चाहिए। तो फॉर लीगल पर्पसेस अपना नाम इंक्लूड कर लीजिए ताकि आप को ओनर रहें, और बोरोइंग पेपर्स में, लेंडिंग पेपर्स में भी अपनी मदर का नाम इंक्लूड कर लीजिए। आप फुल EMI की पेमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा। बट ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखिए, तो ओनर बनिए, और जो लेंडिंग एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। जब दोनों जगह नाम होगा तो यू आर एलिजिबल टू क्लेम द डिडक्शन। और शहजाद अहमद क्लैरिटी चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि बच्चों की प्राइवेट ट्यूशन की फीस पर क्या ATC के तहत वो टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं? देखिए, ATC में डेफिनेटली जो नॉमेनक्लेचर है वो ये कहता है ट्यूशन फीस, बट ट्यूशन फीस जो है एलिजिबल है जब आप यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज को देते हैं फॉर फुल टाइम एजुकेशन। तो अगर प्राइवेट कोचिंग सेंटर को दे रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेगी ATC में, उसको आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। दिल्ली से पंकज जी जुड़ गए अपने सवाल के साथ। नमस्ते पंकज, कैसे मदद करें आपकी? मैडम, मेरे को ये पूछना है कि ये जो HUF बनाने का होता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट HUF बना सकते हैं क्या? देखिए, ये डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसमें काफ़ी केस लॉस भी रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि आप सावधानी से चलिए, HUF की डीड बनाइए, उसमें डिफ़ाइन करिए कि आपका क्या रोल है, बाकी मेंबर्स का क्या रोल है, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस। तो उस एस्पेक्ट को वेरीफाई कर लीजिए। आप डीड देखिए कि आपका क्या रोल है उसमें, और उसका जो है आप फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका ऑफिस अलाउ करेगा या नहीं करेगा, और तभी प्रोसीड करिए। और अब पंजाब के बरनाला से अमित कुमार गर्ग हमारे साथ हैं। HUF से ही जुड़ा इनका भी सवाल है। नमस्ते मिस्टर गर्ग, प्रीति खुराना आपके सवाल को सुनेंगी, जवाब देंगी, बताइए। हाँ मैडम, मेरे पिताजी अपनी HUF बनाई हुई थी और वो रिटर्न भरते थे। उनकी डेथ के बाद अब मैं उनकी रिटर्न उन्हीं के नाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक है? मतलब मैं उन्हीं के नाम से कंटिन्यू करना है या मुझे अपनी अलग से HUF बनानी है? आप सबसे बड़े चाइल्ड हैं? नहीं, मेरे बड़े सिस्टर है जिसकी मैरिज हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो HUF है उसमें आप डेफिनेटली, अगर अब आप ओल्डेस्ट चाइल्ड हैं एज मेंबर ऑफ द HUF, आपकी सिस्टर की आप बता रहे हैं मैरिज हो गई है, तो इफ़ यू आर नाउ द कर्ता ऑफ द HUF तो बिल्कुल आप रिटर्न फाइल करिए, आप सबमिट करिए HUF की रिटर्न। बट ये जो शॉप्स के बारे में आप बता रहे हैं जो आपके मदर के नाम है, इनका थोड़ा एस्पेक्ट देखना होगा। देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या तो इंडिविजुअल की होती हैं, उनके नाम में शुरू से आ रही है, या फिर HUF की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी HUF की प्रॉपर्टी है तो HUF की रिटर्न में आएगी, बट अगर योर मदर इज़ द सोल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी तो वो उनकी रिटर्न में आएगी। तो ये देख लीजिए कि ओरिजिनली जब HUF की डीड बनी थी, सब एसेट्स पूल हुए थे, तो इस एसेट का क्या स्टेटस था, तो उसी हिसाब से इसकी जो है रिपोर्टिंग करनी होगी आपको। प्रीति, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए, हमारे दर्शकों को इतने सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रीति का। हम भी आपसे यहीं पर इजाजत लेंगे, लेकिन टैक्स से जुड़ा जो भी सवाल आपको परेशान कर रहा हो, अपनी परेशानी लिख भेजें हमारे पास। हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।